अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके का मौजू है, क्योंकि इसका शरह बनिस्बत दूसरी बीमारियों का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको मेडिकल टर्म में स्ट्रोक और आम ज़ुबान में पालिज कहते हैं। आज हम यही पढ़ेंगे कि पालिज क्या है, मतलब स्ट्रोक, व्हाट इज स्ट्रोक, पालिज क्या है, इसके काजेज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों आता है, कैसे आता है, इसके अक़साम के बारे में पढ़ेंगे, इसके रिस्क फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे इसके कौन से अलामात हैं जिसको हम देखकर ये कह सकते हैं कि इस बंदा या बंदी को फालिज हुआ है। ठीक है, और फिर हम इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। तो फालिज शुरू करने से पहले या स्ट्रोक शुरू करने से पहले मैं आपको एक आम सा कंसेप्ट है जो हमारे जहनों में होता है कि अगर किसी को फालिज या स्ट्रोक होता है तो हम कहते हैं कि यार ये तो इसको, इस बंदे या बंदी को स्ट्रोक हो गया और ये ताहयात सारी उम्र बेड रिडन रहेगा। लेकिन इस तरह का नहीं है, क्योंकि अब जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है जिसमें रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जिसको बर वक्त यूज़ करके हम किसी इंडिविजुअल को बेड से उठा सकते हैं, मज़ीद कम्प्लिकेटेड होने से बचा सकते हैं। तो स्ट्रोक इज़ ए कंडीशन करेक्टराइज बाई इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। ठीक है, हमारे दिमाग को एक प्रॉपर मकदार में ब्लड सप्लाई होती है, उस ब्लड में ऑक्सीजन एंड फूड होती है, वो ऑक्सीजन और वो फूड दिमाग जो है ना वो यूज़ करके फिर वो थिंकिंग करता है, लर्निंग करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है किसी चीज़ के बारे में। तो ये सारे जितने भी काम है जिसमें थिंकिंग हो गया, लर्निंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, थिंकिंग हो गया वगैरह के, ये सारे काम जो है ना ये दिमाग जो है ना ब्रेन सरअंजाम देते हैं। अब स्ट्रोक किस तरह होता है, जब हमारे दिमाग को ये वापर मकदार में जो ब्लड सप्लाई होती है इसकी इंटरप्शन आ जाती है या वो रिड्यूस हो जाती है, तो दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड स्ट्रोक। फिर स्ट्रोक में अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, लर्निंग, मूवमेंट ये सारे डिस्टर्ब हो जाती है। स्ट्रोक इज़ आल्सो कॉल्ड CVA। CVA का मतलब है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। इट इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी का मतलब ये हुआ कि अगर बर वक्त हम इसको ट्रीटमेंट दे दे तो बंदा या बंदी मज़ीद कम्प्लिकेटेड होने से हम बचा सकते हैं। अब स्ट्रोक जो है ना ये साइलेंट किलर है। क्यों साइलेंट किलर है? ये इसलिए साइलेंट के किलर है कि आपको पता भी नहीं होगा और ये अंदर ही अंदर आपको मार रहा होगा। ये स्टेटिस्टिकली कुछ फिगर है जिसमें यही कहा गया है कि पर ईयर अमेरिका में 7 लाख केसेस जो है ना वो स्ट्रोक के डिस्कवर हुए हैं, जिसमें 5 लाख केसेस फर्स्ट अटैक है और 2 लाख केसेस रिकरेंट अटैक है। मतलब अगर किसी को पहली दफ़ा स्ट्रोक हुआ हो तो उनमें 7 लाख में 5 लाख है और जिसको दोबारा अटैक हुआ वो 2 लाख है। द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ रैंकिंग डिजीज ऑफ द हार्ट एंड कैंसर डिजीज़। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि हमारे जितने भी हार्ट एंड कैंसर रिलेटेड डिजीज़ है उसमें ये थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। मतलब हार्ट पहले नंबर पर है या कैंसर या हार्ट, इसमें जो भी हो, तो इन दोनों की बनिस्बत ये थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। ठीक है, अब इसकी हम कॉमन टाइप पढ़ेंगे। स्ट्रोक के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट या हम कहेंगे कि अगर ऑब्वियस टाइप है तो वो है हेमोरेजिक स्ट्रोक एंड इस्केमिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक एंड इस्केमिक स्ट्रोक। Ischemic stroke occur when the arteries to your brain become narrowed or blocked। वही आर्टरी जो कि कैरोटिड आर्टरी है उसमें ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन को, अगर वो नैरोड हो जाए या ब्लॉक तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इस्केमिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है? हेमोरेजिक स्ट्रोक में वही आर्टरी जो कि कैरोटिड आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करता है ब्रेन को, उसकी जब रप्चर हो जाती है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेमोरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस्केमिक स्ट्रोक में कैरोटिड आर्टरी की नैरोइंग और ब्लॉक हो जाती है। हेमोरेजिक स्ट्रोक में वही आर्टरी जिसमें ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन को, उसकी रप्चर हो जाती है। इस डायग्राम को आप देखें। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी है ये, यहाँ पर रप्चर हुआ है। ठीक है, और इस्केमिक में नैरोड और ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक ये एक और टाइप है एथीरोस्क्लेरोसिस, जिसमें लिपिड प्रोफाइल ज़्यादातर डिस्टर्ब हो, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो, एलडीएल सेवा हो मतलब ज़्यादा हो,
LDL कमी, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और HDL कम हो तो उसको ये एथीरोस्क्लेरोसिस होता है। एथीरोस्क्लेरोसिस में एथीरोमा जो है ना ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल का टाइप का फ्लीक हो जाता है और ये आर्टरी में यहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एथीरोस्क्लेरोसिस। अब स्ट्रोक के काजेस क्या है, मतलब स्ट्रोक किन किन वजह से आता है, तो इसमें स्ट्रेस, अनहेल्थी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। दोबारा मैं रिमाइंडर देता हूँ कि स्ट्रेस, अनहेल्थी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग जो है ना, इसमें दो टाइप के स्मोकिंग आते हैं, फर्स्ट हैंड स्मोकिंग एंड सेकंड हैंड स्मोकिंग। फर्स्ट हैंड स्मोकिंग वो स्मोकिंग हुआ जो कोई बंदा या बंदी खुद स्मोकिंग करता हो, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड फर्स्ट हैंड स्मोकिंग। सेकंड हैंड स्मोकिंग वही स्मोकिंग है कि अगर मैं अपना एग्जांपल दी तो मैं तो स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन अगर मेरा उठना बैठना उन लोगों के साथ हो जो स्मोकिंग करता हो, नशा करता हो, तो उन लोगों के साथ जब मैं उठता बैठता हूँ उनकी जो बीमारी है वो मुझ पर लग जाए, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेकंड हैंड स्मोकिंग। स्मोकिंग की जितनी बीमारी है वो मुझ पर लग जाए, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेकंड हैंड स्मोकिंग। लैक ऑफ एक्सरसाइज, जब कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, मतलब कुछ नहीं करता, रोज़ाना बेड पर होता हो, टीवी देखता हो, कुछ भी नहीं करता, मतलब उसका लाइफ में टीवी देखना, उठने बैठने के से सिवा कुछ भी करना हो, तो दिस कंडीशन इसका लैक ऑफ एक्सरसाइज, और इसकी वजह से स्ट्रोक हो जाते हैं। अनहेल्थी डाइट, जिसके डाइट का प्लान सही ना हो, मतलब सुबह नाश्ते में स्पाइसी फूड, फिर स्पाइसी फूड दोपहर में, और फिर रात को भी स्पाइसी फूड या ज़्यादा चर्बी वाले फूड खाते हो, तो उनको भी ज़्यादातर स्ट्रोक हो जाते हैं। ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी। स्ट्रोक का जो प्रिंसिपल है, मतलब किस फिनोमेना के थ्रू पर ये स्ट्रोक आ जाते हैं, तो मैंने पहले भी कहा कि ब्लड जो है ना वो उनकी सप्लाई होती है ब्रेन को, कौन से आर्टरीज की वजह से, कैरोटिड आर्टरीज। अब इन ब्लड में ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज हो जाती है, जब ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की इंटरप्शन हो जाती है या वो रिड्यूस हो जाती है, तो इस कंडीशंस में एक्सिस ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट, फिर इसी से फ्री रेडिकल एंड नाइट्रिक ऑक्साइड बनते हैं, जो कि हमारे दिमाग में जितने भी खुलिए हैं, सेल्स है एंड टिश्यूज़ है, उसकी डेथ हो जाती है, न्यूरोनल डेथ हो जाती है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्ट्रोक। ठीक है, अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, जिसको हम देखकर ये कह सकते हैं कि इस बंदा या बंदी को स्ट्रोक हुआ है, तो उसमें लॉस ऑफ बैलेंस होगा, मतलब उसका बैलेंस ठीक नहीं होगा, वो गिर जाता है, उसमें यही शिकायत होगी कि मैं गिर जाता हूँ, मैं जब उठता हूँ तो मैं सीधा जो है ना बस कुछ नहीं कर सकता हूँ, फिर मैं गिर जाता हूँ। उनमें ब्लड विजन की शिकायत ज़्यादा होगी, मतलब वो किसी चीज़ को देखते हैं तो वो आपको यही रिस्पॉन्स देंगे कि पहला चीज़ मुझे नज़र नहीं आती, मतलब ब्लड नज़र आते हैं। ठीक है, उसमें हेडेक होगा, वोमिटिंग डिसऑर्डर होगा, उसको बोलने में और उसको समझने में दिक्कत होगी, उसको पैरालिसिस होगा किसी एक साइड का, उसके हाथ, आर्म और फेस जो है ना आर्म्स, फेस एंड लेग जो है ना उसमें नमनेस होगी, सुन होगी। अब स्ट्रोक जो है ना अगर सिर्फ एक साइड पर अटैक कर दे, मतलब वन आर्म पर, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोनोप्लेजिया, चाहे वो एक हाथ हो, चाहे वो लोअर एक्सट्रीमिटी में एक लेग हो। ठीक है, वन लेग, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोनोप्लेजिया। अगर एक साइड के सिर्फ एक हाथ और एक सेम साइड का सिर्फ एक आर्म और लेग हो, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेमिप्लेजिया। अगर दोनों लोअर लिम्ब उसके इफेक्ट हुए तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पैराप्लेजिया। अगर फोर एक्सट्रीमिटी, मतलब अपर साइड के आर्म हो और लोअर में दोनों एक्सट्रीमिटीज़ हो, मतलब दोनों लेग हो और ऊपर दोनों हाथ हो, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया। ठीक है, अब इसके स्ट्रोक के सिम्टम्स है जो कि डायग्राम की टाइप में है। बी फास्ट, बी मीन बैलेंस, उसका बैलेंस सही नहीं होगा, उसको हेडेक होगा, उसको डिजीनेस होगा। ई मीन आई, आई का जो है ना आई में उसको ब्लड विजन होगा, उसका वन साइड का फेस ड्रॉप होगा, एफ मीन फेस। आर्म में उसकी वीकनेस नहीं होगी, क्योंकि उसके आर्म में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, मसल में उतना स्ट्रेंथ नहीं होगा कि वो हाथ को हिला सके या उठा सके या नीचे कर सके। एन एस मीन स्पीच डिफ़िकल्टी, उसका स्लर्ड स्पीच होगा, मगर अगर आप उसे कहेंगे कि एक वर्ड बोल दे तो वो प्रॉपर तरीके से वर्ड नहीं बोल सकता।
तो बी, तो टी का मतलब है अगर ये BEFAS वाला जो सारे सिम्टम अगर आपको दिख जाए तो फ़ौरन टी मीन टाइम टू कॉल फॉर एम्बुलेंस इमीडिएटली, तो डायरेक्ट हमें उस टाइम पर एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। ठीक है, ये भी वही पीछे वाला स्लाइड की तरह है। ठीक है, बी पास्ट, लेकिन इसमें BE नहीं है और सिर्फ पास्ट है। एफ मीन पेस ड्रॉपिंग, और मीन वीकनेस, वही बात हुई कि उसमें स्ट्रेंथ जो है ना वो कम होगी। एस मीन स्पीच डिफ़िकल्टी एंड टाइम टू कॉल 911, और हमारे पाकिस्तान में तो रिस्क्यू है, बस 1122 को कॉल मिले। ठीक है, अब इसके रिस्क फैक्टर्स के ये, अगर किसी को शुगर हो या अगर कोई ज़्यादा मोटा हो, मतलब ओबिसिटी उसमें हो, अगर किसी का ब्लड प्रेशर सही नहीं हो, मतलब ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन, अप से सॉरी डाउन, हाइपोटेंशन से तो स्ट्रोक नहीं होता, लेकिन हाइपरटेंशन से ज़्यादातर हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है। ठीक है, जिसका कोलेस्ट्रॉल जो है ना सही ना हो, कोलेस्ट्रॉल उसका इंक्रीज़ हो बॉडी में, तो वो फिर वही एथेरोस्क्लेरोसिस टाइप फिनोमेना प्रोड्यूस करेगा या इस्केमिक टाइप फिनोमेना प्रोड्यूस करेगा, और इससे स्ट्रोक होगा। कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिजीज़, मतलब हमारे हार्ट के जितने भी डिजीज़ हैं, हैवी अल्कोहल यूज़, स्मोकिंग एंड ड्रग यूज़, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जिसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, ये सारा जो है ना इसके रिस्क फैक्टर है। इसकी वजह से स्ट्रोक होता है, अगर किसी में यही चीज़ हो तो उसको स्ट्रोक का रिस्क है। ठीक है, अब वो कौन कौन से फूड है जिसकी वजह से स्ट्रोक जो है ना ज़्यादातर आ जाते हैं, तो उसमें रेड मीट हो गया, रेड मीट जो कि गाय और भैंसों का गोश्त। ठीक है, और स्यूसेज, ये चिप्स हो गया, मतलब लेस की जितनी भी चिप्स है या स्पाइसी फूड्स है, स्वीट्स हो गया, सैचुरेटेड फैट्स हो गया, ड्रिंक हो गया, फास्ट फूड वगैरह, जितने भी ये फूड्स मैंने यहाँ पर मेंशंस किए हैं, इन सारों की वजह से जो है ना स्ट्रोक हो जाते हैं। ठीक है, फारिश हो जाते हैं। अब डायग्नोसिस हम किस तरह का करते हैं स्ट्रोक का, तो वो हम सिटी स्कैन से करते हैं, MRI से करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिपिड प्रोफाइल, इको या सेरेब्रल एंजियोग्राम। CT स्कैन एंड MRI, तो वो तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है ना, सॉफ्ट टिश्यूज़ हम उसमें देख सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ हमारा हार्ट से एंड ब्रेन। ठीक है, CBC मीन कंप्लीट ब्लड काउंट, अगर हम इसमें यही देखते हैं कि इस पला बंदी या बंदी को सिकल सेल डिजीज़ हो या एनीमिया हो, सिकल सेल डिजीज़ हमारा ये रेड ब्लड सेल उसमें सिकल टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर वो स्ट्रक अप हो जाती है किसी आर्टरीज़ में, तो फिर उस आर्टरीज़ में ब्लड सप्लाई जो है ना प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल में वही कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं, HDL LDL जो है ना वो आ जाते, तो इसकी वजह से भी जो है ना, अगर किसी में HDL लो हो, LDL और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, तो उसको भी चांस है कि उस पर फालिज का अटैक हो जाए। ठीक है, इकोकार्डियोग्राम इसका सही वर्ड है, और ज़्यादातर जब हम यूज़ करते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं कि इकोकार्डियोग्राम मीन हार्ट रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल जो है ना इसकी हम फिजियोलॉजी या एनाटॉमी जब हम मालूम मालूम करते कि इसमें क्या मसला है, तो दिस टेस्ट इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राम। सेरेब्रल एंजियोग्राम या एंजियोग्राफी, इस तरह का कुछ वर्ड्स इसके लिए यूज़ होते हैं। इसमें एक डाई जो है ना वो इंसर्ट्स होती है किसी ब्लड्स में, किसी वीन्स या लिम्फिजल में, और फिर हम उसका एक्सरे लेते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में वही मेडिकल ट्रीटमेंट इन रिहेबिलिटेशन और फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हमें इमीडिएटली क्लॉट बर्स्टिंग ड्रग, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, जितने भी थ्रोम्बोसिस को डिसॉल्व करते हो वो स्टार्ट विद इन द 3 आवर। स्प्रीन इसमें हो गया। दूसरा इंट्रावीनस, मतलब वीन्स में हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का एक इंजेक्शन है वो हम लगा सकते हैं। क्रेटेड इंडोटेरेक्टोमी, इनर लाइनिंग ऑफ द आर्टरी जो है ना आर डिपॉजिटेड फ्लीक, उसको हम रिमूव करते हैं कैरोटिड आर्टरी में, तो दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड कैरोटिड इंडोटेरेक्टोमी। एंजियोप्लास्टी एंड स्टंट के इमरजेंसी क्रेनियोटोमी मीन सर्जिकल ओपनिंग ऑफ द क्रेनियम और क्रेनियल पार्ट। ठीक है,
फॉर हेमोरेजिक स्ट्रोक फोकस ऑन कंट्रोलिंग योर ब्लड प्रेशर। हेमोरेजिक जितना भी स्ट्रोक है तो वो ज़्यादातर ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। हेमोरेजिक स्ट्रोक को हेमोरेजिक स्ट्रोक को ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना होगा, ठीक है। एंजियोप्लास्टी के इस तरह किस्म का ट्रीटमेंट है कि इसमें एक बालून हो जाते हैं और वो हम किसी वीन्स में इंसर्ट करते हैं या आर्टरीज में। जब हम वो इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले वो डिफ्लेटेड फॉर्म में होता है, जब वो अंदर उसमें जाता है तो फिर वो इन्फ्लेटेड फॉर्म में हो जाता है, मतलब वो फूला हुआ होता है जब अंदर जाते हैं, ठीक है। सॉरी, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि एंजियोप्लास्टी इज़ अ टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें एक बलून होता है और वो हम किसी ब्लड वेजल्स या वीन्स में इंसर्ट करते हैं जहाँ पर प्लीक हो, लेकिन अंदर दाखिल होते वक्त ये डिफ्लेटेड में होगा। जब ये अंदर उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा जहाँ पर प्लीक हो या कोलेस्ट्रॉल का एथेरोमा टाइप बना हो, तो उससे गुजर के ये फिर हम इन्फ्लेट करते हैं और फिर उसको पीछे की तरफ खींचते। तो जितना भी गंद है वहाँ पर या जितना भी प्लीक है या जितना भी कोलेस्ट्रॉल वहाँ पर स्टकअप हुआ तो वो उसको निकाल देते हैं, ठीक है। फिज़िकल थेरेपी इंटरवेंशन। फिज़िकल थेरेपी में हम ज़्यादातर उस मूवमेंट पर ज़्यादातर फोकस करते हैं जो कि ज़्यादातर फंक्शनल मूवमेंट हो गया। फंक्शनल मूवमेंट वही फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन वही वगैरह। फिज़िकल थेरेपी में हम किसी मसल्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू फिज़िकल थेरेपी की वजह से। डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स आर यूज जिसमें प्रोप्रियोरिसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशंस है, कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी, इस तरह का कुछ है। मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम, इन तीनों पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कैसे ये तीनों टेक्निक PNF, CIMT, MRP कैसे फिज़िकल थेरापिस्ट या रिहैब स्पेशलिस्ट अपने स्ट्रोक वाले पेशेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटरवेंशन टू इम्प्रूव सेंसरी फंक्शन, हम सेंसरी फंक्शन को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। पेशेंट विद सिग्निफिकेंट सेंसरी इम्पेयरमेंट में हो, इम्पेयर और एब्सेंट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, जिसमें सेंसरी इम्पेयरमेंट हो तो उसका मूवमेंट जो है ना वो एब्सेंट होगा। हम पेशेंट को कहेंगे कि आपका जितना भी इफेक्टेड साइड हो आप ज़्यादातर उसको यूज़ करें, तो उसके सेंसेशंस जो है ना वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब सेंसरी रिट्रेनिंग प्रोग्राम में कौन से ऐसे ट्रेनिंग है या कौन से ऐसे प्रोग्राम है जो जिसका सेंसेशंस लास्ट हुआ हो तो वो हम स्ट्रोक वाले पेशेंट्स पर यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें कंप्रेशन थेरेपी है, मिरर थेरेपी, मोबिलाइजेशन थेरेपी, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एंड कंपेल द पेशेंट टू लुक द इफेक्टेड साइड। ये वही पीछे वाली स्लाइड की बात है, ठीक है। मतलब जो आपका जिस साइड पे स्ट्रोक हो हम कोशिश करेंगे पेशेंट को कहेंगे कि आप उस साइड को ज़्यादातर यूज़ करें या उस साइड पर लोगों से बातें करें ताकि वो साइड दोबारा फंक्शनेबल हो जाए, ठीक है। इंटरवेंशन टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ को किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेंथ को हम इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो मसल्स जिसमें वीकनेस हो उसकी वजह से एक्टिविटी लिमिटेशन हो जाती है। एक्टिविटी लिमिटेशन बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगा, तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेंथ है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसमें रेजिस्टिव ट्रेनिंग हो गया, जो कि रेजिस्टिव ट्रेनिंग अगर हम यूज़ करते हैं किसी इंडिविजुअल में तो उसका मसल स्ट्रेंथ जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। इलास्टिक बैंड, आगे वाली स्लाइड में इसका एक पिक्चर है। फॉर वीकर पेशेंट ग्रेविटी एलिमिनेटेड एक्सरसाइज यूज्ड इनिशियली, हम किसी पेशेंट्स को देखेंगे उसके अपने ही ग्रेड के 1 to 5, फिर उस गालिबन 3 या 4 में इस तरह ग्रेविटी एलिमिनेटेड जो है ना मूवमेंट है, तो फिर हम अगर उसको एक्सरसाइज देंगे तो उस ग्रेड के हिसाब से देंगे, जिसमें यही कहा गया है कि फॉर वीकर पेशेंट्स ग्रेविटी एलिमिनेटेड एक्सरसाइज हम इनिशियली यूज करते हैं किसी स्ट्रोक वाले पेशेंट में, ठीक है। ये इलास्टिक बैंड वाला एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये आप देखिए कि इस पेशेंट का सपोज़ यही वाला साइड जो है ना वो उसको स्ट्रोक हुआ है और ये वाला साइड जो है ना वो सही है, तो हम सही वाली साइड को इस्तेमाल करके यूज़ करके इफेक्टेड साइड को फंक्शनेबल कर सकते हैं। मतलब इफेक्टेड साइड मेरा राइट साइड है और जो नॉन इफेक्टेड है वो मेरा लेफ़्ट साइड है, तो मैं लेफ़्ट साइड के हैंड पर ये अपने राइट साइड का हैंड पकड़ूंगा और फिर उनको एबडक्शन पीछे आगे और सामने ऊपर नीचे की तरफ हरकत दूंगा, ठीक है।
बाल ग्रिप, जिसका ग्रेस्पिंग रिलेटेड जो है ना जितनी भी एक्टिविटीज़ वीक हो तो हम इसके लिए एक एक्सरसाइज यूज़ करते हैं जो कि बाल ग्रिप का है। उसमें उसका ग्रेस्पिंग एंड रिलीजिंग टाइप जितने भी फंक्शन मूवमेंट है वो इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, ये बैंड सॉरी डंबल का जो एक्सरसाइज था इसकी वजह से भी स्ट्रेंथ जो है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, ये कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ और वो गिर रहा होता, क्योंकि इसके बैक के जितने भी मसल्स है तो वो वीक हो जाए, तो उनमें हम कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज जो है ना वो यूज़ करते हैं। ठीक है, कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज में पोजीशंस यही होगा और फिर उसके बाद ये वाला पोजीशन, मतलब वो अपने हिप को ऊपर करेगा, फिर 5 सेकंड हवा में स्टेबल करेगा और फिर होल्ड करेगा और फिर नीचे करेगा। ठीक है, और स्टेबिलिटी इसके ये प्रिवेंटेटिव फैक्टर है। स्ट्रोक के ऐसे फैक्टर है जिसको हम यूज़ करके किसी इंडिविजुअल को हम स्ट्रोक से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये कि ब्लड प्रेशर को जो है ना हमने लो का करना होगा, शुगर को जो हमने वो मैनेजमेंट उसकी करनी होगी, स्मोकिंग को, ईट हेल्थी डाइट मतलब स्पाइसी फूड से जो है ना हमें अपने आप को मना करना होगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को जो है ना हमने मेंटेन करना होगा, ड्रिंक इन मॉडरेशन, जितने भी ड्रिंकर्स है तो उनमें हमें चाहिए कि हम उनको रोकें। ठीक है, स्ट्रेस को जो हमने प्रिवेंट करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से भी जो है ना स्ट्रोक हो जाता है, और रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, और एट द लास्ट, थैंक you so much for listening, and follow and share my YouTube channel, Dr. Zishan Physio. And once again, thank you so much. Allah Hafiz.